अब आप देखिएगा कि कम्युनिस्ट आंदोलन और जो वियतनाम में राष्ट्रवाद हुआ, कम्युनिस्ट से क्या क्या चीजें चेंज हुई। क्योंकि जब एक विचारधारा जब आ जाती है, जैसे कम्युनिस्ट एक विचारधारा, उसमें कैसे हुआ 1930 में जो महामंदी आई पूरे विश्व में, वियतनाम, अब वियतनाम कोई अलग देश तो है नहीं, मतलब विश्व में ही है, इस पे भी असर पड़ा। जो रबड़ और चावल है जिसके लिए वियतनाम बहुत फेमस था, उसके दाम गिर गए। जैसे दाम गिरे तो कर्जा भी बढ़ गया, बेरोजगारी हो गई, अब विद्रोह चलने लगे। अब घेअन और हातिन ये जो प्रांत थे, ये वो ऐसे प्रांत थे जिनको जहां पर कुछ भी होता था, जैसे इनको कहा जाता था लपलपाती चिंगारी। कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले यहां से शुरुआत होती थी। जो भी कोई संकट आ रहा है तो ज्वाला कहां से भड़कती थी, कहां से शुरुआत होती थी, इसीलिए इसको लपलपाती चिंगारी कहा जाता था इन प्रांतों को। फ्रांसीसी इसको दबा देते थे, और फ्रांसीसी तो ये भी कर रहे थे कि हवाई जहाज से बमबारी कर रहे थे। सोचिए आप, बमबारी कर रहे थे हवाई जहाज से अपनी कॉलोनी पे। अब फरवरी 1930 में हो चिन मिन, इन्होंने एक थोड़ा सा राष्ट्रवादियों के जो अलग थलग समूह है, मतलब अलग अलग जो बटे हुए समूह थे और जो अलग अलग गुट बन गए थे, उन सबको इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। हो चिन मिन साहब ने इन सबको मिला दिया और इन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट, मैंने कहा था ना कि कोई एक विचारधारा, इन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। तो कम्युनिस्ट इन्होंने क्या किया, सबको मिला के वियतनाम कोंग सांग देंग, वियतनाम कोंग सांग देंग यानी कि वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कर डाली। और उसके बाद इसका नाम दिया गया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके बाद हो चिन मिन, ये जो यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के उग्र आंदोलन से बड़े प्रभावित थे, वो जानते थे कि कम्युनिस्ट पार्टियों जहां जहां है उन्होंने कैसे आंदोलन किए और कैसे उन्होंने सफलता पाई। अब जापान भी पीछे नहीं रहे, 1940 में इन्होंने वियतनाम पे कब्जा कर लिया। अब जापान क्योंकि एक स्ट्रांग देश था उस समय, वो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया पे कब्जा करना चाहता था। अब वियतनाम के लिए प्रॉब्लम आ गई, पहले ही वो फ्रांसीसियों से जूझ रहे थे, अब इनको जापानियों से भी लोहा लेना पड़ रहा था। जो जापानियों को भी लड़ना है इनसे, मतलब इन वियतनामियों को दो से लड़ना है, जापानियों से, फ्रांसीसियों से। तो बाद में जो वियत मिन, इसके नाम से एक लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग, इसने जो जापानियों ने कब्जा किया था उसका जवाब दिया, जबरदस्त जवाब दिया, मुंह तोड़। और इन्होंने, ये जो मैं बता रहा हूं लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, इन्होंने हनोई को आजाद करा लिया। और उसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य यहां स्थापित हुआ। और जो हो ची मिन साहब है, जिन्होंने ये शुरुआत की थी चीजों की, इसको चीजों को मिलाया था और एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, ये जो साहब है इनको अध्यक्ष चुना गया। अब वियतनाम गणराज्य तो बन गया साहब। अब क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि कोई चीज बनती है तो चुनौतियां तो आएंगी। पहली चीज तो ये थी कि जो फ्रांसीसी जो शासक थे या कि फ्रांसीसी जो कॉलोनी के ऑफिसर्स थे, वो वहां पर बाओदाई जो साहब थे, उनको एकदम ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे कठपुतली की तरह। मतलब जो वो कहते थे बाओदाई करते थे, कब्जा उनको वो जमा के रखे हुए थे फ्रांसीसी शासक लोग। अब फ्रांसीसी हमले को देखते हुए जो वियतमिन है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो वियतमिन बना ना यहाँ पे, ये इन लोगों को भागना पड़ा। अब ये शरण लेनी पड़ी इनको पहाड़ी इलाकों में जाकर। 8 साल तक चली ये लड़ाई, 8 साल तक। उसके बाद आखिरकार फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फू, ये जो जगह है, वहां पर इनको हार मिली, फ्रांसीसियों को मुंह की खानी पड़ी। अब इससे ये हुआ कि जो पूरा आपका इस बंटवारे से, पहले मैं आपको ये समझाऊं कि ये हुआ क्या, इसको समझिए कि जब कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ और उसके बाद इन्होंने मुंह की खाई, उसके बाद 2 भागों में इनको बांटा गया। कैसे, आप समझिएगा। एक तो फ्रांसीसी सेना के जो सबसे ऊंचे कमांडर जनरल हेनरी नावारे, इन साहब का चित्र भी मैं दिखाऊंगा। इन्होंने 1953 में यह ऐलान किया कि सेना जीतेगी, लेकिन 7 मई 1954 को वियतमिन, ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन्होंने फ्रांसीसी जो एक्सपीडिशनरी कोर है उसके बहुत सारे सैनिक मार डाले।
16,000 से ज्यादा कैद, एक जनरल, 16 कर्नल और 1749 अफसर, इन सहित जो जितना भी कमांडिंग दस्ता है, इन सबको पकड़ लिया गया। मतलब नवारे साहब कह रहे थे हम तो जीतेंगे, लेकिन वियतमिन जो थे, वियतनामी जो कम्युनिस्ट वाले थे, उन्होंने सबको पकड़ा। और फ्रांसीसियों की जब पराजय हुई तो जिनेवा, यहाँ पर शांति वार्ताएं चल रही थी। तो उन्होंने ये क्या किया कि वियतनाम को 2 देश में विभाजित कर दिया, यानी कि वे 2 देश में विभाजन करने का प्रस्ताव किया। इसमें 2 देश बन गए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, यानी कि 2 अलग अलग देश बन गए। देखिएगा, गणराज्य तो आया, लेकिन 2 अलग अलग देश हो गए। तो एक जो देश था उसमें हो चिन मिन साहब थे, उनको बनाया गया सत्ता का प्रमुख, और यानी कि कम्युनिस्ट की सत्ता आई वहां पर। और जो बाओडाई थे, जो पूरे देश पे थे, उनको दक्षिणी जो वियतनाम है वो दिया गया, वहां उनकी बाओडाई की सत्ता बनी रही। अब जो जिनेवा के नाम पे जो बंटवारा हुआ, इससे क्या हुआ कि वियतनाम में एक तरीके से एक मोर्चा बन गया, वियतनाम एक युद्धों का मोर्चा बन गया। आपको याद होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो कितना ज्यादा खून बहा था, कितना रक्त रंजित, कितना रक्त बहा था जब विभाजन होता है। तो कई नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देख लीजिए, आपका जब जर्मनी भी 2 भाग में डिवाइड हुआ था तब देखिए, तो ये चीजें नुकसानदेह होती हैं। मैं आपको बता रहा था नवारे साहब, ये इंडो चाइना में फ्रांसीसी कमांडर जनरल हेनरी नवारे साहब है, उनका चित्र है। अब हुआ ये कि जब ये 2 भाग में डिवाइड हो गया तो अपने ही लोग जो देश के थे और जो पर्यावरण है वो तबाह होने लगा था। अपने ही लोगों और पर्यावरण दोनों की तबाही होने लगी थी। और कुछ समय बाद जो गो दिन दिएम, इनके नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ। उससे क्या हुआ कि जो दक्षिणी वियतनाम था उसमें बाओ डाई साहब थे, उनको गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद जो ये कोई साहब वैसे नहीं थे, कोई गणतांत्रिक नहीं थे, जो गो दिन है, इन्होंने भी जो शासन किया वो दमनकारी शासन था। मतलब ऐसा जो निरंकुश शासन, वैसा ही शासन कि दमन करो। अब जो इनका विरोध कर रहे थे, कम्युनिस्ट जो थे, उनको जेल में डाल दिया गया या मार दिया गया। तो डीएम साहब जो है, उन्होंने अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया, जिससे वो अध्यादेश 10 क्या था कि जिसमें ईसाई धर्म को तो मान्यता दी गई थी इसमें, लेकिन बौद्ध धर्म को गैर कानूनी कर दिया गया कि हाँ, आप ईसाई धर्म तो अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो तानाशाही शासन था किनका, डीएम साहब का, उसके खिलाफ एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि NLF, जिन्होंने एक मोर्चा बनाया, व्यापक मोर्चा बना। अब ऊपर वाले जो भाग है उत्तरी वियतनाम में क्या चल रहा था, इसमें हो चिन मिन साहब थे। तो उनके जो नेतृत्व वाली जो सरकार है उसकी सहायता से जो NLF बना दक्षिण में, उन्होंने कहा कि देखिए देश को एक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दक्षिण में थे और ये जो हो चिन मिन साहब थे उत्तर में थे। अब अमेरिका ने इस जो गठबंधन है उसकी ताकत को देखा और जो प्रस्ताव ये बना रहे थे, यानी कि अगर हो चिन मिन उत्तरी वियतनाम और जो दक्षिणी है NLF ये दोनों जुड़ जाएंगे या एक देश हो जाएगा, तो इससे अमेरिका के कान खड़े हुए। ऐसा ना हो, क्योंकि कम्युनिस्ट थे ये, तो ऐसा ना हो कि पूरे वियतनाम पे कम्युनिस्ट आ जाए। अब अमेरिका कम्युनिस्टों ये देख के कि भाई ये कम्युनिस्ट ना बन जाए, अमेरिका ने क्या किया, अपने फौज और गोला बारूद ये सारे पहुंचा दिए वियतनाम में, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट आ गए, इसको हटाने के लिए अमेरिका को उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा, ऐसा अमेरिकी लोगों का विचार था। अब ये देखिएगा आप, ये डीएन बीएन फू, इनके लिए जो रसद जा रही है, बहुत इनके ऊपर जुल्म ढाए गए, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत से चीजों को पहुंचाया। यानी कि जहां पर भी लोग लड़ रहे थे या फिर इनके लिए जो भी कर रहे थे, वहां पर खाना पीना बकायदा ये पहुंचा रहे थे। देखिए किस दुविधा और त्रासदी में पहुंचाते थे। अब हुआ ये कि 2 भाग बटे, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी जो वियतनाम था उसमें कम्युनिस्ट कहें कि सत्ता आई, और अगर दक्षिणी वियतनाम के बारे में बात करें तो एक कम्युनिस्ट सपोर्ट वाली जो रिजीम है उसने तख्ता पलट किया।
तो दोनों एक होने की कोशिश करने लगे। यहीं पर आई अमेरिका की एंट्री। यानी अमेरिका ने सोचा अगर ये कम्युनिस्ट बन जाता है, दोनों मिलके कम्युनिस्ट राष्ट्र बन जाता है, तो हमारे लिए दिक्कत होगी, क्योंकि कम्युनिस्टों के बारे में अमेरिका के विचार बहुत क्लियर थे। एक नया दौर शुरू होगा जैसे ही अमेरिका आया। बहुत महंगा भी साबित हुआ अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका, अभी आप जैसे मैं आगे बताऊंगा, अमेरिका एक बहुत स्ट्रांग देश था और आज भी है। तो 1965 से 1972 के बीच अमेरिका के, मैं अगर इसको लाख में बोलूं तो इतने सैनिक 34,03,100। अब आप देखें कि इतने सारे सैनिक, 34 लाख सैनिकों ने वियतनाम में काम किया। 34 लाख, जिसमें 7,484 ये महिलाएं थी। अब जैसे मैंने बताया, अमेरिका तो बड़ा स्ट्रांग देश है, उसके पास बहुत, उस समय भी बहुत बढ़िया साधन थे, आर्मामेंट्स थे, म्यूनिशन थे, बहुत अच्छी चिकित्सा सेवाएं भी थी, लेकिन बहुत सारे उनके सैनिक मारे गए। अब इतने बड़े नंबर में आप देखिए जिन्होंने काम किया, लगभग जो 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,704 ये घायल हुए। और उनमें से 23,014 तो ऐसे थे, उनको भूतपूर्व जो सैनिक प्रशासन है उन्होंने कह दिया कि ये स्थायी रूप से ये डिसेबल है, अपंग है। इतना नुकसान हुआ। तो अमेरिका का जब आगमन हुआ, ये जो दौर था बड़ा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो दोनों ही पार्टी के लिए जो लड़ रहे हैं वो यातना से भरा होता है, निर्मम रहता है। इसमें बहुत जबरदस्त हथियारों का प्रयोग हुआ और वियतनाम उतना मतलब फॉरवर्ड देश तो था नहीं। अमेरिका ने तो B-52 बम वर्षक, यानी कि उस समय यह खतरनाक युद्धक विमान माना जाता था, दुनिया का सबसे खतरनाक विमान B-52 से भी वर्षा की गई। और बहुत सारे रासायनिक हथियार जैसे कि केमिकल वेपन्स, बहुत सारे गांवों को नष्ट किया गया, जंगल एकदम तहस नहस हो गए। तो अमेरिकी फौजों ने जो नापाम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बम, इस तरीके के, एक मैं आपको बताता हूँ, ये जो नापाम था, अग्नि बमों के लिए गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नापाम। ये जो मिश्रण है धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसे किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है और जलता रहता है। अब अमेरिका में विकसित किया गया जो रसायन है, इसका दूसरे विश्व युद्ध में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें प्रयोग किया गया और भारी अंतरराष्ट्रीय विरोध के बावजूद इसका वियतनाम पर बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। तो अब देखिए कि अमेरिका ने नापाम, एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस, बहुत सारे जो हथियार है, रसायन है, ये सब इस्तेमाल किए और बहुत सारे लोग इसमें खाक हो गए, मर गए। लेकिन अब ये है कि युद्ध का असर, मैंने कहा कि अगर आप किसी को थप्पड़ भी मारेंगे तो उसके गाल को तो चोट लगेगी, आपके हाथ में भी तो चोट लगेगी, थोड़ी बहुत तो लगेगी। तो साफ महसूस किया जा रहा था, सरकार जो कर रही थी, बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे, यानी कि अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो फौजों को इस युद्ध में झोंका गया है वो युवा थे और जो विश्वविद्यालय स्नातक थे, यानी कि जो ग्रेजुएट लोग थे, उनको तो इस सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया। इसका मतलब है कि जिनको मोर्चे पे, जिनको वियतनाम भेजा जा रहा था अमेरिका से, वो कोई बड़े वर्ग के तो थे नहीं, मतलब नौजवान समाज के, अभिजात वर्ग के तो थे नहीं। वो सरकार को इनसे कोई हमदर्दी भी नहीं थी। वो बेचारे गरीब लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, मेहनतकश, इन्हीं के बच्चे जो है उनको वियतनाम भेजा जा रहा था कि जाओ लड़ो, और उसमें उनका नुकसान हो रहा था। अब इसमें अमेरिकन मीडिया ने और फिल्मों ने बहुत योगदान दिया। काफी सारी फिल्में बनी और किसी ने किसी को अच्छा दिखाया, किसी ने किसी को अच्छा दिखाया। जैसे 1968 यानी कि 1968, इसमें जॉन वेल की फिल्म ग्रीन बेरेट्स, ये ऐसी फिल्म थी जिसमें युद्ध का समर्थन दिखाया गया। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें युद्ध को गलत भी दिखाया गया और कई जगह भ्रम पैदा किया गया कि अमेरिका में इस युद्ध से कितना भ्रम पैदा हुआ। ये अब जॉन फोर्ड कपोला की फिल्म है एपोकलिप्स नाउ, इससे समझ में आता है।
तो सारी चीज़ों को पिक्चरों से, मूवी से, मीडिया से और फ़िल्मों से दिखाया गया। अब युद्ध युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जो अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स थे, नीति निर्माता थे, ये इस बात से चिंतित थे कि अगर हो चिन मिन जो कि कम्युनिस्ट है, अगर वो उसकी सरकार अपनी जो भी उसकी प्लानिंग है उसमें कामयाब हो गई, तो होगा ये कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो जाएगा तो उसके आस-पास के देश जो है, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकारें आ जाएँगी। वहाँ पर भी सब कम्युनिस्ट आ जाएँगे क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप देखें कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड सब एक जैसे ही दिखते हैं, सब एक जैसे ही लोग हैं, सब एक जैसे ही उनकी एक तरीके से खान-पान है। तो अगर एक जगह आएगी तो दूसरी जगह भी आ जाएगा, ये अमेरिका का सोचना था। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो लोग हैं वियतनाम के, वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक लड़ाई कर सकते हैं, किन परिस्थितियों तक वो जा सकते हैं। आप देखें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, पहले आपको ये चित्र दिखा दूँ। ये जो चित्र है इसमें दिसंबर 1972 में हनोई जो कि सबसे बेहतरीन शहर था, उसमें बमबारी की गई तो इस शहर को खाक में बदल दिया गया था। तो जो देश का सब जो विश्व का सबसे विकसित और आधुनिक तकनीक वाला देश था, उसको भी मुकाबला करने में अगर आप छोटे देश को भी कहें, जैसे वियतनाम जैसा छोटा देश था, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि जहाँ देश की बात आती है, जहाँ राष्ट्रवाद की बात पनपती है, वहाँ पर लोग सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से लोहा लिया गया अमेरिका से। अब हुआ ये कि इसमें क्या-क्या किया क्योंकि अमेरिका जैसे देश को हराना या अमेरिका जैसे देश को घुटने पे ला देना, ये बहुत आसान बात नहीं है। और वियतनाम जैसे बहुत छोटे देश ने ये करके दिखाया। तो इसमें देखें आप कि ये हो चिन मिन का भूल-भुलैया मार्ग है। इसमें क्या है कि ये जो रास्ता है, जैसे इस जगह जाना है, इस जगह जाना है, ये रास्ता जो है वो लाओस और कंबोडिया से होके जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सफलता नहीं मिलती। अगर कोई सामने दिख रहा है उस पे तो बमबारी कर दो। अब जैसे मैंने आपको बताया B-52 वो हमारा हवाई जहाज अमेरिका का जो था और भी ऐसी चीजें थी उनके पास विकसित हथियार थे। तो हो चिन मिन मार्ग को अगर आप देखें तो आप देखें कि वियतनामियों ने एक्चुअल में अमेरिका के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ा। उसका तरीका था कि वियतनाम के लोग उनके पास जो बहुत कम रिसोर्सेज थे, वो तो गरीब लोग थे, तो उसको बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया। ये जो फुटपाथ है और सड़क, इसका जो विशाल नेटवर्क है, उससे सैनिकों को मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अब यहाँ पर जो लड़ रहे हैं उनको खाना पीना तो पहुंचना है ना, यहाँ जो लड़ रहे हैं उनको कुछ चीजें पहुंचनी है। तो कहने का मतलब यहाँ से वहां तक जो चीजें पहुंचनी है, उसको पहुंचाने के लिए बड़ा ये जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया गया ताकि सैनिकों को रसद और खाना पीना और जो हथियार है वो पहुंचते रहे। और बहुत आप देखें कि 50 के दशक के आखिर में ये जो मार्ग है इसको काफी बेहतर बना दिया गया था। और 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 उत्तरी जो वियतनामी सैनिक है इसी रास्ते से यहाँ दक्षिण वियतनाम पहुंचने लगे। बहुत बीच-बीच में सैनिक अड्डे थे, अस्पताल थे और माल ढुलाई के लिए औरतें खास तौर पे इसमें कुली का काम करती थी, ट्रकों का इस्तेमाल होता था और 25 किलो करीबन औरत औरत मर्द जो है 25 किलो अपने पीछे टांग लेते थे और 70 किलो करीब वो साइकिल से ले जाते थे। अब जैसे मैंने बताया कि चित्र से भी दिख रहा है कि बहुत सारा जो हिस्सा था इस रास्ते का वो लाओस और कंबोडिया में पड़ता है, मतलब दूसरे देश में पड़ता है। अब बहुत सारे जो सिरे हैं वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, या दक्षिणी वियतनाम में। लेकिन अमेरिकियों ने, क्योंकि अमेरिकियों को जब हराना है वियतनामियों को, तो अमेरिकी क्या करेंगे, वो इस आपूर्ति को जो खाने पीने की और जो एम्यूनिशन की अ, जो रास्ता है या फिर वहां से जो चीज आ रही है इसको रोकेंगे, यहाँ पर बम बरसाएंगे। लेकिन जो सप्लाई लाइन है जिस तरीके से वो थी उसको वो अमेरिकी ध्वस्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुछ बम वर्षा तो करते थे, अपने उनके रास्ते तोड़ देते थे बम से और बाकी चीजों से। जैसे ही रास्ता टूटता था तो ये फटाफट इसको दोबारा बना लेते थे। अब देखिए कि ये टूटी सड़क है और उसकी फटाफट मरम्मत कर लेते थे लोग मिलके। तो इससे ये हुआ कि कैजुअल्टी जो भी होती थी या फिर कोई भी नुकसान होता था
तो ये लोग मिल के जुल के फटाफट इसकी मरम्मत करते थे, तो ये रास्ता जो था ये कभी भी बंद नहीं हुआ। इसी इसी को हम हो चिन मिन का भूल भुलैया मार्ग कहते हैं। ये भी एक चित्र है, हो चिन मिन भूल भुलैया मार्ग। यहाँ आप देखिए पहाड़ों पे चढ़ा चढ़ा जा रहा है, कहीं पे नदियों के बीच से जाया जा रहा है। लेकिन ऐसा मार्ग था जिसमें जो बाहर का देश है, यानी कि जैसे अमेरिका के लोग आए हुए हैं और वो इनको हराने की, इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो लोकल्स जानते हैं वो भूल भुलैया मार्ग को। अब राष्ट्र और उनके जो नायक हैं, इसमें राष्ट्र के नायक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, और हमने जो डिस्कशन किया था उसमें देखा था कि चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ये सब देश में जब भी देश को सामने रखा गया, भारत को देखिए, भारत माता कहा जाता है, तो जो भी एक सिंबल दिखाया जाता है उसमें लेडीज को दिखाया जाता है, औरतों को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी चीज होती है तो इसमें क्योंकि महिलाएं 50% है, साम्राज्यवाद जो विरोधी आंदोलन चल रहा था, इसमें औरतों की क्या भूमिका रही इससे, और राष्ट्रवादी विचारधारा क्या हम समझते हैं इस बारे में। तो विद्रोही औरतों या फिर जिन्होंने विद्रोह किया, देखिए जो चीन है, अगर चीन के हिसाब से वियतनाम को देखा जाए तो, अच्छा चीन से कंपेयर हम क्यों करते हैं वियतनाम को, क्योंकि वो दोनों आसपास के देश है और वियतनाम बहुत बहुत हद तक चीन के इन्फ्लुएंस में रहा। तो वियतनाम की औरतों को बहुत बढ़िया बराबरी वाला दर्जा मिलता था चीन के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए। लेकिन अगर केवल वियतनाम को देखा जाए तो वहां पर औरतों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब वो अपने फैसले तो ले नहीं सकती थी, मतलब खुद के फैसले नहीं ले सकती थी, और उनका अपना जो सार्वजनिक जीवन होता था उसमें भी कोई खास उनका इंटरफेरेंस या दखल होता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि नेशनलिस्ट जो रेवोल्यूशन कह लें, ये जोर पकड़ने लगा वियतनाम में, तो अब महिलाओं की भी बात हुई। ये हुआ कि एक नई चीज महिलाओं की तरफ से आने लगी, क्योंकि वो वाकई में साहित्यकार के रूप में, एक पॉलिटिकल विचारक या विद्रोहों में वो हिस्सा लेने लगी और बाकायदा उसमें आने लगी। अब 1930 में नहात लिन इन्होंने एक उपन्यास लिखा, इसमें बड़ा विवाद पैदा हो गया, और देखिएगा विवाद पैदा क्यों हो। इसमें जो नायिका हीरोइन है इस उनके उपन्यास की, वो जिस व्यक्ति के साथ है, जिसके साथ जबरन उसका विवाह किया गया है, उसको छोड़ देती है, और जो उसको पसंद आता है, जिससे वो मोहब्बत करती है, उससे वो शादी कर लेती है, उसके साथ विवाह कर लेती है। अब यह जिससे शादी करती है वो व्यक्ति नेशनलिस्ट है, यानी कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा है, वियतनाम दूसरे देशों के खिलाफ जो बगावत कर रहा है, कॉलोनी के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, तो इसमें वो राष्ट्रवादी आंदोलन में उसका जो जो प्रेमी है वो है। अब ये जो बात थी बहुत बड़ी बात थी वियतनाम के हिसाब से, उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जो सोच है, उनकी जो परंपरा है, उसके खिलाफ बात थी। तो अब इस उपन्यास ने बताया कि देखिए ऐसा नया समय आ गया है, अब औरतों को ये करना पड़ेगा, या औरतों को आप फ्रीडम दीजिए। देखिए यहाँ पर चित्र है, इनकी बड़ी पूजा होती है, आज भी होती है। ये त्रियु अयु, चीनी शासन का ये विरोध करने वाले विद्रोह में आज भी इनकी पूजा की जाती है। तो जो गुजरे जमाने हो गए, जो समय इतिहास में चला गया, उसके कुछ नायक भी उभर के आए, और जैसे मैंने बताया कि जो औरतें विद्रोही बनती थी या विद्रोह करती थी, उनका बड़ा महिमा मंडन किया जाने लगा, उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाने लगी। तो 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाउ, इन्होंने चीनी कब्जे के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहन, ये ट्रंग बहनें जो थी, उनके जीवन पर एक नाटक लिखा था। उसमें दिखाया था कि किस तरीके से वियतनाम राष्ट्र को चीनी अधिकार से मुक्त कराने के लिए क्या क्या इन लोगों ने किया, इन ट्रंग बहनों ने क्या किया। अब जो बगावत थी उसमें ये था कि भाई कैसे इन औरतों को दिखाया जाए, कैसे इनके विचार, लोगों के विचार इस हिसाब से चेंज किया जाए। तो इसमें ये दिखाया गया कि जो भी ट्रंग बहनों ने किया, उन्होंने 30,000 सैनिकों की फौज खुद ही जुटा ली,
और उसके बाद 2 साल तक चाइनीज लोगों से मुकाबला किया, यानी चीनियों से मुकाबला किया। और उसके बाद अंत में जब इनको समझ में आ गया ट्रंग बहनों को कि अब हमें ये लोग मार देंगे, तो उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, यानी कि सरेंडर नहीं किया, बल्कि खुदकुशी कर ली। इसलिए ट्रंग बहनें बड़ी मशहूर है, ये गुजरे जमाने की नायक है। इसके अलावा भी बहुत है, जैसे ये चित्र देखिएगा, त्रियु आयु जो मैंने आपको बताया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित है। 30वीं सदी में पैदा होने वाली जो त्रियु है, तो बचपन में ही यतीम हो गई थी, इनके माँ बाप मर गए थे। और उसके बाद जब माँ बाप का देहांत हो गया, उसके उसके बाद जो है ये त्रियु आयु अपने भाई के साथ रहने लगी। अब जैसे बड़ी हुई, इन्होंने घर छोड़ा और जंगल की तरफ चली गई। वहां पर इन्होंने बहुत जबरदस्त सेना का एक गठन किया, या फिर एक कलेक्शन किया, और फिर चीनियों को इन्होंने चुनौती दी, चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। इसके बाद उनकी सेना की हार हुई और पानी में डूबकर इन्होंने त्रियु आयु ने अपनी जान दे दी। इसका मतलब ये है कि वो शहीद हो गए। तो इन शहीद को, त्रियु आयु को एक देवी के रूप में याद किया जाता है, और ये एक तरीके से जो नेशनलिस्ट हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। और योद्धा औरतें, अब यहाँ देखिए एक हाथ में यहाँ पे बंदूक है, और योद्धा औरतें, इसमें 1960 के दशक में जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें दुश्मन से लोहा लेती योद्धा औरतों की तस्वीर बड़े बड़े संख्या में छपने लगी। इसमें बाकायदा औरतों को हवाई जहाज को मारते हुए दिखाया गया, इनको बड़ा युवा बहादुर इस तरीके से दिखाया गया। अब इन कहानियों में जब ये छपने लगी तो फिर महिलाएं भी आगे आई, यानी कि सेना में शामिल होना, राइफल उठाना। अब कई कहानियां इस तरीके से थी जिसमें ये दिखाया गया कि महिलाएं जो है अकेले ही शत्रुओं को मार रही हैं। अब ग्युएन थी शुआन ये महिलाएं हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि केवल उनके पास 20 गोलियां थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक जेट विमान को मार गिराया। अब केवल योद्धा के रूप में इनको नहीं दिखाया जा रहा था महिलाओं को, बल्कि इनको कामगारों के लिए हेल्पर या फिर मददगार के रूप में भी दिखाया जा रहा था। यानी कि एक हाथ में इनके राइफल, दूसरे हाथ में हथौड़ा दिखाया जा रहा था। कोई भी औरत हो, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, वो उनको देश के एक समर्पित नागरिक के रूप में दिखाया जा रहा था। उसके बाद बहुत सारे जब सैनिक मारे जाने लगे, जब 60 के दशक में, क्योंकि वियतनाम वॉर बहुत दिन चला, तो इन औरतों को भी लोगों ने आह्वान किया कि आइए आप भी सेना में भर्ती हो जाइए। अब बहुत सारी औरतें आई, बाकायदा शामिल हुई। कई जो है वो मरहम पट्टी करने के लिए आई, भूमिगत कमरे और सुरंग बनाने के लिए आ गई, और दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए कई औरतों ने बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ी, हिस्सा लिया। इसमें आप देखें कि जो हो चिन मिन मार्ग मैंने आपको दिखाया था, उसमें जो उस देश के, वियतनाम के जो वॉलंटियरी थे, 2195 इस पर पहरा, इतना लंबा 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, इस पे ये पहरा देते थे और 2500 ठिकानों की हिफाजत करते थे। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई और बहुत सारे हजार बमों को बर्बाद किया, हजारों किलोग्राम माल ढोया, हथियार और गोला बारूद इसकी सप्लाई बिल्कुल जारी रखी, और 15 जहाजों को मार गिराया। अब ये देखें कि 1965 और 1975 के बीच ये जो मार्ग है, उसमें जो युवा थे, उसमें 70 से, मतलब जो यंग लोग थे, उसमें 70 से 80% तो लड़कियां ही थी। एक इतिहासकार का कहना है, जो सैनिक इतिहासकार है, कि वियतनाम की जो सेना है और मिलिशिया, जिसे नागरिक सेना कहते हैं, स्थानीय दस्ते और जो पेशेवर टोलियां हैं, उसमें 15 लाख औरतें काम करती थी। तो ये समय था और ये सिचुएशन थी औरतों की, किस तरीके से उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर ये वॉर लड़ा। तभी वियतनाम एक तरीके से जीत तो नहीं कहूंगा, लेकिन आगे बढ़ा और उसने बहुत सारे देशों को पीछे किया। ये घायलों की मरहम पट्टी करते हुए वियतनामी महिला चिकित्सक आपको दिखाई जा रही है। यहाँ तो खैर महिलाएं किस तरह उस समय थी वो भी दिखाया जा रहा है। अब शांति के समय जो औरतों का जो प्रारूप था, अब 70 के दशक तक तो शांति लोगों को दिख रही थी, यहाँ में शांति आने वाली है। इसके बाद क्या हुआ, औरतों ने अपना चीजें चेंज की, बल्कि सैनिक जो थे
वो कोऑपरेटिव में, कारखानों में और उत्पादन इकाई इनमें औरतों को मजदूरों के रूप में ही ज़्यादा दिखाया जाने लगा। तो इस तरीके से चीज़ें फिर चेंज हुई, जब शांति का एक तरीके से बिगुल बजने ही वाला था और लोगों को समझ में आने वाला था कि भाई शांति होने वाली है। अब जैसे मैंने बताया कि अब तो शांति होने वाली है, शांति होने की चीज़ समझ में आने लगी। तो जब युद्ध बहुत लंबा खिंचा, युद्ध की समाप्ति के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब युद्ध जब बहुत लंबा खिंचा तो अमेरिका के जो लोग थे वो अमेरिकी सरकार के खिलाफ बोलने लगे। उनको ये समझ में आ रहा था कि अमेरिका जिस कारण से गया था वो तो फ्लॉप हो गया, वो तो विफल रहा। अमेरिका ना तो वियतनामियों के जो विरोध थे उसके लिए कुछ कर पाया, ना उनको कुचल पाया, ना ही वियतनामी जनता के लिए वो गया था कि हम आपके लिए आए हैं, उनके लिए उनसे समर्थन पा पाया। और बहुत सारे जो अमेरिकी नौजवान हैं अपनी जान जान गंवा चुके थे। बल्कि हम अमेरिकियों की बात क्यों करें, हम वियतनामियों को भी देखिए, कितने सारे वियतनामी मारे जा चुके थे। इस युद्ध को पहला टेलीविजन विश्व दो युद्ध कहा गया, विश्व युद्ध नहीं। विश्व ने इस युद्ध को टेलीविजन पे देखा, इसलिए पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। क्योंकि टेलीविजन पे आ रहा था, हर हर दिन देख रहे थे कि अमेरिका क्या कर रहा है। तो बहुत सारे लोग ये देख के समझ गए कि अमेरिका को जो हम मानते थे कि ये एक सेवियर है, एक मददगार है, यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। तो इस तरीके से चीजें धीरे 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 राजनीतिक सिद्धांतकार जो नॉम चॉम्स्की ने ये जो युद्ध है इसको शांति के लिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत भारी खतरा बताया था। यानी कि ये जो युद्ध हुआ इसमें केवल नुकसान ही नुकसान हुआ और ये दुनिया ने देखा। तो अब जब सरकारी नीति के खिलाफ बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं आई, लोगों के विचार आए, उसमें युद्ध को खत्म करना है, इस विचार पे बहुत ज्यादा लोगों ने सोचना शुरू किया। तो जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते में जो अमेरिका के साथ टकराव चल रहा था वो खत्म हो गया। लेकिन जो साइगॉन शासन और जो एनएलएफ है उसके बीच में फिर भी टकराव जारी रहा। फिर उसके बाद 30 अप्रैल 1975 को जो एनएलएफ इसने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के जो दोनों हिस्से हैं वो एक हो गए और एक राष्ट्र उसके बाद वियतनामीज राष्ट्र बना, उसकी स्थापना कर दी गई। ये एक चित्र है जो ये बताता है कि साइगॉन को जब मुक्त कराने के बाद ये टैंक है उस पर चढ़कर वियत कांग के सिपाही ये तस्वीर खिंचा रहे हैं। तो ये बात हुई, हमने वियतनाम के बारे में देखा किस तरीके से शुरुआत हुई, वियतनाम की बैकग्राउंड देखा, फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के खिलाफ कैसे एक विचार उमड़ा राष्ट्रवाद का। उसके बाद कुछ जापान भी आया, फिर चाइना के बारे में भी बात हुई, वियतनाम में किस तरीके से विरोध किया, फिर अल्टीमेटली अमेरिका के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया और उसमें वियतनामियों ने बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि ये मौलिक इसे कहते हैं सिंबॉलिक विजय, और फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और ये बताया गया इस चीज़ को देख के कि अगर राष्ट्रवाद आप में है, देश के प्रति प्यार है और आप में अपने कल्चर और ट्रेडिशन के प्रति मोहब्बत है, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी देश को पीछे कर सकते हो और अपने देश को, अपने लोगों को बचा सकते हो किसी बाहरी आक्रमण से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।